साथियों नमस्ते। जानसुधा कॉलेज आयुक्तालय राजस्थान सरकार के इस मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक विद्यार्थी जीवन में जो सफलता का जो मार्ग है वो किताबों से होकर के गुजरता है, ये सत्य है। लेकिन वर्तमान युग जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सोशल मीडिया का युग है और इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है। यदि आप अपने साथियों की मदद करना चाहते हैं तो इस मंच को, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, साझा करें, ताकि सभी को इसका फायदा मिले। हमारा ये उद्देश्य है कि इस मंच के माध्यम से, मैंने आपको आगे भी कहा था कि यहां पर कॉलेज आयुक्तालय के बहुत से लोग जो हैं कई विषयों पर व्याख्यान आपको देते हैं, तो ये मंच अधिक से अधिक प्रसारित हो, ये मैं आप लोगों से आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विराम चिन्ह की। रीट परीक्षा में हिंदी व्याकरण में एक नया बिंदु जोड़ा गया, विराम चिन्ह। हालांकि मैं इसको नया नहीं कहूंगा, क्योंकि विराम चिन्ह से संबंधित रीट में पूर्व की जो परीक्षाएं थी उसमें भी प्रश्न पूछे गए थे। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या होता है विराम चिन्ह और किस प्रकार से हमें इसको पढ़ना चाहिए। साथियों, कोई भी जब हम बिंदु पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में यह आना चाहिए कि इस बिंदु की उपादेयता क्या है। मैं यदि वास्तविकता कहूं तो ये जो बिंदु है विराम चिन्ह, ये व्याकरण से अधिक भाषा विज्ञान का विषय है, भाषा की जो संरचना है उसका विषय है। देखिए, विराम चिन्ह शब्द में दो शब्द हैं, एक तो है विराम और दूसरा है चिन्ह। साथियों, विराम का अर्थ होता है रुकना या रुकाव, क्योंकि विराम भाववाचक शब्द है तो मैं भाववाचक शब्दों का प्रयोग करना ज्यादा उचित समझता हूं। विराम का अर्थ है रुकाव, ठहराव या विश्राम। और ये जो चिन्ह शब्द है, इस चिन्ह का अर्थ होता है निशान। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत, हिंदी इत्यादि जो भाषाएं हैं उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। जैसे एक लिपि के चिन्ह है, जैसे हम क का एक चिन्ह होता है, वैसे ही हमारी भाषा में रुकने के, ठहरने के, विश्राम करने के जो चिन्ह है उसी का नाम विराम चिन्ह है। सवाल यह उठता है कि आखिर विराम चिन्हों की आवश्यकता क्या है। तो इस सृष्टि का प्रत्येक प्राणी यह चाहता है कि उसकी अभिव्यक्ति सुंदर हो, चाहे वो मौखिक रूप से बोल रहा है। मैं अभी मौखिक रूप से बोल रहा हूं तो मुझे पता है कहां पर कितना रुकना है, कहां पर कितना ठहरना है। लेकिन एक लेखक जब अपनी कोई बात को संप्रेषित करता है, क्योंकि शब्द से बड़ी कोई सृष्टि इस दुनिया में नहीं है, और वह अपने मस्तिष्क के विचारों को जब लिपिबद्ध करता है, जिसको हम लेखन कहते हैं, लिखते समय पाठक को उस लिखे हुए से, लेखक के लिखे हुए से कुछ अच्छा जो है भावबोध हो, संप्रेषण में बाधा उपस्थित नहीं हो, और इसके लिए हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, विराम का अर्थ है रुकाव, ठहराव, विश्राम, और चिन्ह का अर्थ होता है निशान। तो मैं एक यदि वाक्य में परिभाषा कहूं तो लिखते समय भाषिक अभिव्यक्ति को या लिखित अभिव्यक्ति को और ज्यादा सशक्त, सुंदर और सहज बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है हिंदी में, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। साथियों, एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, इस पर आपको नहीं उलझना है। कुछ लोग 20 बोलते हैं, कुछ 22 बोलते हैं, कुछ 13 बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि मुख्य विराम चिन्ह 5 ही हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी का जो मौलिक चिन्ह है वो एक खड़ी पाई के रूप में और 2 खड़ी पाई के रूप में प्रयुक्त होता था। हिंदी में 18वीं शताब्दी तक ये 2 ही, जिसे आज हम विराम चिन्ह कह सकते हैं, उनका प्रयोग होता था। दोहे के अंत में पाई, एक खड़ी पाई, और पूरा जब दोहा समाप्त हो जाता था, दोहा चौपाई शोर था, तो वहां पर 2 खड़ी पाई का निशान होता था। लेकिन 20वीं शताब्दी में जब विलियम फोर्ड कॉलेज की हिंदी के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है उस कॉलेज का, जब कलकत्ता में उस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और अंग्रेजी का जब प्रभाव आया, तो अंग्रेजी के प्रभाव से हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग होने लगा। यदि आपसे कोई पूछे
कि हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग किससे प्रभावित है, तो आपको ध्यान रखना है हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग जो है वो अंग्रेजी से प्रभावित है। हिंदी में एकमात्र चिन्ह है जिसको आज हम पूर्ण विराम कहते हैं, वह पूर्ण विराम हिंदी का मौलिक विराम चिन्ह है, जिसे पूर्व में खड़ी पई कहा जाता था। अब उसका नाम जो है शोधित करते हुए हम उसे पूर्ण विराम कहते हैं। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि कहां पर किस प्रकार से हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आइए उससे पहले मैं बात करता हूं कि ये कुछ चिन्ह मैंने आपको लिखे हैं, उन चिन्हों को देख करके देखिए प्रश्न किस प्रकार का आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2016 की जो रीट परीक्षा थी उसमें एक इस प्रकार का विराम चिन्ह दिया गया था और यह पूछा गया था कि इसे क्या कहते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मैंने यहां पर 5, 10, 12 जो विराम चिन्ह के जो संकेत जो लिखे हैं उसे देख करके आपको पहचानना है कि इसका नाम क्या है। साथियों आइए मैं यहां से शुरू करता हूं। सबसे पहले ये जो आपको 9 की तरह 9 तो इस तरह से होता है, लेकिन इसका जो छोटा रूप है जिसको आंग्ल भाषा में अंग्रेजी में हम खड़ी पाई बोलते हैं, कोमा बोलते हैं। ये जो कोमा है ये अल्प विराम है, ये ध्यान रखिएगा। इसको मैंने ये जो कोष्टक है इसका नाम भी बड़ा कोष्टक है। 3 प्रकार के कोष्टक हमारे यहां प्रयुक्त होते हैं, आगे मैं बात करने वाला हूं। छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। हालांकि इन कोष्टक का प्रयोग गणित में अधिक होता है, हिंदी में केवल छोटे कोष्टक का प्रयोग होता है लेखन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो ये अल्प विराम है। आपको ध्यान रखिएगा अल्प विराम का प्रयोग कहां कहां पर होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको ये सीखना होगा कि ये जो चिन्ह है ये अल्प विराम का है। साथियों अल्प विराम जो है वो सबसे कम भाषा में सबसे कम समय के लिए रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसका नाम अल्प विराम है। इसका प्रयोग कहां पर होता है वाक्य में उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। उसके बाद में देखिए ये कोमा है और कोमा के ऊपर एक डॉट लगा दिया जाता है तो इसका नाम हो जाता है अर्ध विराम, और ये रीट में पूछा गया था। फिर से बता रहा हूं ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है। अल्प विराम, अर्ध विराम, ये जो चिन्ह है इसका क्या नाम है तो कहना नहीं होगा, सीधा सीधा आपसे कोई पूछे तो इसका नाम पूर्ण विराम है और यही हिंदी का मौलिक विराम चिन्ह है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी लोग जानते हैं, आप लोग, ये जो है वो प्रश्न सूचक या प्रश्न बोधक या प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से इसका जो है इसे जाना जाता है। आगे जो ये जो पूर्ण विराम है इसके नीचे एक पॉइंटर लगा दिया जाता है, इसका नाम विस्मयादिबोधक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह के लिए एक दूसरा नाम है आश्चर्य सूचक। तो चलिए मेरे साथ साथ आप अभ्यास करें। अल्प विराम है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, प्रश्न सूचक है और ये जो है विस्मय सूचक या आश्चर्य सूचक चिन्ह है। उसके बाद में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा में 2 चिन्हों का प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा जो अशुद्धि हम जहां पर करते हैं वो यही स्थल है। साथियों ये जो थोड़ा सा बड़ा जो लाइन है, ये जो एक तरह से बड़ी जो पड़ी हुई खड़ी पाई कह सकते हैं इसको, ये सीधी खड़ी पाई, ये पड़ी हुई खड़ी पाई है। ये जो बड़ा चिन्ह थोड़ा सा होता है इसका नाम है निर्देशक चिन्ह, इसका नाम है निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग कहां होगा मैं आज आपको पूर्ण स्पष्ट रूप से बताने वाला हूं, लेकिन ये जो चिन्ह है इसका नाम है निर्देशक चिन्ह। ये इससे जो थोड़ा सा छोटा जो होता है इसका नाम है योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह अलग अलग अभिव्यक्तियों के लिए भाषा में प्रयुक्त होते हैं। साथियों जिन विद्यार्थियों के पास ये हमारी पुस्तक हिंदी व्याकरण माला है, वह विद्यार्थी इस पूरी पुस्तक में उन्हें पढ़ करके देख करके खुशी होगी कि हम लोगों ने लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा है पहले ही पृष्ठ से लेकर के अंतिम पृष्ठ तक कि हिंदी में जो विराम चिन्हों की जो व्यवस्था, यद्यपि मैं मानता हूं कि अभी भी हिंदी में विराम चिन्हों का 100% मानकीकरण नहीं हुआ है, फिर भी जो स्वीकृत नियम है उन स्वीकृत नियमों के अनुसार इस हिंदी व्याकरण माला में पूरी पुस्तक में विराम चिन्हों का कदम कदम पर निर्वहन किया गया है। मानवीय भूल को यदि मैं छोड़ दूं तो मैं आपको आश्वस्ति देता हूं कि पूरी पुस्तक में विराम चिन्ह संबंधी कोई भी अशुद्धि आपको नहीं मिलेगी। चलिए साथियों, ये जो चिन्ह है
इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि जो लंबी लाइन है पड़ी हुई, इसका नाम निर्देशक चिन्ह है। ये वाला जो है ये योजक चिन्ह है। निर्देशक और योजक चिन्ह, जिसे हम डैश, इंग्लिश में हम डैश और हाइफन कहते हैं, उस डैश और हाइफन का जो एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति है, वो अलग अलग है। दुर्भाग्य से हम इसको कहीं भी दोनों का प्रयोग कर लेते हैं। कुछ तो टाइपिस्ट ऐसे हैं जिनको भी ये पता नहीं है कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, लेकिन आप परीक्षा देने जा रहे हैं, इसलिए आपको बड़ा ध्यान से आपको सुनना है। साथियों, ये जो इस कोष्ठक में, ये बड़ा कोष्ठक है, इस बड़े कोष्ठक में ये मैंने आपको इस तरह से, देखो ये जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि 6 इस तरह से लिखते हैं, और ये इस तरह से जिसको उल्टी और सीधी एक कोमा की जगह दोहरा चिन्ह का जो प्रयोग किया गया है, इसका नाम अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह है। कई बार परीक्षक जो है भ्रमित करने के लिए वो उद्धरण चिन्ह का पूछ लेते हैं कि ये कौन सा उद्धरण चिन्ह है, और हम अवतरण चिन्ह को जो है याद करके चले जाते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, इसका नाम अवतरण चिन्ह भी है और उद्धरण चिन्ह भी है, जहां पर दोनों और किसी भी महान व्यक्ति के या किसी भी व्यक्ति के मुख्य स्टेटमेंट को, मुख्य बात को हमें यदि उसी रूप में कहना हो बिना परिवर्तित किए, तो हम वहां पर दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अवतरण चिन्ह के 2 भेद होते हैं, इकहरा और दोहरा। इकहरा का प्रयोग किसी उपनाम या किसी एक विशेष शब्द को बाकी शब्दों से अलग करने के लिए इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जबकि दोहरा जो विराम चिन्ह है, दोहरा अवतरण जो चिन्ह है, उसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति की बात को उसके शब्दों में जिस रूप में कहा गया था उसी रूप में अवतरित करने के लिए इस दोहरे अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। साथियों, उसके आगे देखिएगा, ये कोष्टक आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसके मध्य देखो, ये आपको समझना होगा कि ये तो जो है जिसको हम डॉट कहते हैं, और आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में पूर्ण विराम के स्थान पर केवल डॉट का प्रयोग होता है, ये डॉट है। लेकिन ये जो है जिसमें एक शून्य हम मान सकते हैं उसको, यह जो शून्य है इसका नाम लाघव चिन्ह अथवा संक्षेपण चिन्ह है। मेरी बात को आप ध्यान से यदि सुनोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। लाघव चिन्ह अथवा संक्षेपण चिन्ह है, ये इस प्रकार से देखो, ये उल्टा वी या वी के ऊपर इस तरह से चोटी हम बना देते हैं, तो ये वाला जो विराम चिन्ह है, हिंदी में इसका नाम त्रुटि पूरक अथवा हंस पद है। त्रुटि पूरक अथवा हंस पद नाम से यह जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाला जो चिन्ह है इसका नाम है लोप निर्देश चिन्ह। लोप निर्देश चिन्ह जो है उसमें आपको ध्यान रखना है कि कुछ लोग इस तरह से लंबे बहुत सारे डॉट लगा देते हैं अपनी मर्जी से। हमें यह ध्यान रखना होगा कि लोप निर्देश चिन्ह में केवल 3 जो है, 3 इस प्रकार से, हालांकि वो डॉट लगाने लगे, ये फॉन्ट में भी मिलता नहीं है, लेकिन लोप निर्देश का मतलब है कि 3 बिंदु जहां पर आ गए वह लोप निर्देश है। लोप निर्देश का अर्थ यह है कि हम हमारी बात को जब पूरी न कह करके अधूरी छोड़ना चाहते हैं, तो वहां पर हम ये लोप निर्देश चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग कर देते हैं, तो ये लोप निर्देश है। ये जो चिन्ह है इसका नाम है अवतर विवरण चिन्ह। ये देखिए, एक जो है वो कॉलन है और कॉलन के आगे ये डैश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अवतरण चिन्ह जो है वो ये नहीं होता है साथियों, ये तो योजक हो गया, इसको थोड़ा लंबा लिखना है, तो ये जो है विवरण चिन्ह के नाम से हिंदी में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये समता सूचक, जिसको हम इक्वल कहते हैं, समता सूचक, साम्य सूचक जो चिन्ह है, ये जो 2 बराबर, जैसे हम कह सकते हैं कि क बराबर ख, तो ये जो है ये बराबर जिसको हम बोलते हैं समता सूचक चिन्ह है। साथियों, उसके बाद में ये देखिएगा, ये जो दोहरा जो चिन्ह था कोमा का, 2 कोमा का, ये ऊपर है, और यदि नीचे की तरफ होता है तो इसका नाम है अनुवृत्ति चिन्ह। इसका नाम है अनुवृत्ति चिन्ह। तो ये कुछ मुख्य थे। इसी प्रकार हिंदी भाषा में कुछ और चिन्हों का प्रयोग भी होता है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, हालांकि इसको जो है हमें विराम चिन्ह नहीं कहना चाहिए, ये ऊपर नीचे जो 2 बिंदु है इसका नाम विसर्ग है, ये पूर्ण विसर्ग है। इसी प्रकार
ये इस प्रकार के जो है वो अर्ध विसर्ग हैं। एक तो क और ख से पहले प्रयुक्त होता है, एक प और फ से पहले प्रयुक्त हुआ होता है। जब क और ख से पहले ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है, ये आए तो उसका नाम है जिह्वा मूल्य, और ये प से पहले इस प्रकार ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह माना जाता है तो इसका नाम है उपध मानिए। ऐसे आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार तीन तरह के कोष्टक हैं। ये छोटा कोष्टक है, ये जो है मझला कोष्टक इस तरह से बनता है, और ये बड़ा कोष्टक है। हिंदी भाषा में देवनागरी में ये छोटा कोष्टक ही प्रयुक्त होता है। मझला और बड़ा कोष्टक जो है, मैंने यहां पर बड़ा कोष्टक का प्रयोग किया है आपको समझाने के लिए, लेकिन इसका प्रयोग जो है मैथ्स में होता है, गणित में ही इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार से एक संकेत चिन्ह होता है। संकेत चिन्ह जैसे हम फॉर्म इत्यादि भरते हैं, आवेदन पत्र भरते हैं, तो इस तरह का बॉक्स होता है, उसमें आपको यस और नो का एक चिन्ह होता है। इसको कुछ लोग जो है समझाने के लिए इस प्रकार से, कुछ लोग इस प्रकार का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो ये जो है संकेत चिन्ह है। इसी प्रकार किसी बात की पूरी समाप्ति जो हो जाती है, इतिश्री अथवा जो है समाप्ति चिन्ह जो है वो हम जो है तीन इस तरह से करके जो है तीन चिन्ह, तीन क्रॉस का निशान अथवा फिर जो है तीन बिंदु के निशान जो है हम लगा देते हैं। ये इतिश्री अथवा समाप्ति सूचक चिन्ह है। साथियों, ये जो है एक जो चिन्ह है जिसका नाम है विकल्पक चिन्ह। विकल्पक अर्थात दो में से एक को चुनना है, तो ये जो खड़ी पाई सीधी होती है, इसको इस तरह से जब हम लगा देते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये विकल्पक चिन्ह है। ये खड़ी पाई है जिसका नाम पूर्ण विराम है, ये विकल्पक है। दो में से जब एक को चुनना होता है तब विकल्पक चिन्ह का प्रयोग होता है। उम्मीद है अभी तक की जो कक्षा है, यहां से मैंने आपको कहा कि विराम चिन्हों को पहचानना, सबसे पहली बात तो यह है कि आज का विद्यार्थी भाषा के शुद्ध जो प्रयोग है, शुद्ध जो उच्चारण है, उस पर उसका ध्यान नहीं है। मैं ये जानता हूं बहुत से शिक्षक भी हैं जो शायद ये स्वीकारते ही नहीं है कि भाषा में शुद्धता का, बोलना लिखने की शुद्धता जो है वो कितनी, उसकी कितनी महत्ता है। भाषा का वो सौंदर्य है। यदि भाषा है तो भाषा के माध्यम से हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भाषा में शुद्धता के प्रति हमारा आग्रह होना चाहिए। हम शुद्ध बोले भी, मैं सदैव आपको कहता हूं, और शुद्ध लिखें भी। तो साथियों, ये जो चिन्ह है कुछ, इनको आपको प्रयोग करना है। किस प्रकार होगा वो आगे बात करेंगे। ये जो है अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, ये पूर्ण विराम है, ये प्रश्न सूचक है, ये विस्मय सूचक जिसको आश्चर्य सूचक भी कहते हैं, ये निर्देशक जिसको डेश कहते हैं, ये योजक जो द्वंद्व समास वाले शब्दों के बीच में माता पिता या सहचर शब्दों के मध्य में, या फिर जो है किसी संज्ञा शब्द की जब आवृत्ति हो जाती है तो वहां पर हम इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये अवतरण या जो है उद्धरण चिन्ह जिसे हम कहते हैं, इसके दो भेद हैं। इकेरा जो है उसमें एक कोमा लगाई जाती है, और दुहरा में दो कोमाओं का प्रयोग होता है किसी कथन के ऊपर। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम लाघव अथवा संक्षेपण चिन्ह है। ये त्रुटिपूर्वक अथवा हंस पद है, ये लोप निर्देश है, ये विवरण चिन्ह है, ये समता सूचक है, ये जो है वो अनुवृत्ति चिन्ह है। तो ये कुछ चिन्हों की बात थी। उम्मीद है यहां से आपको ये चीजें समझ आई होगी। आप लोग अपने जो है रिवीजन करें और एक बार इन चिन्हों को जो है लिख करके ये देखें और याद करें कि कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी में मुख्यतया होता है। कुछ मैंने और बताए थे आपको। विसर्ग चिन्ह है, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है, ये तीन प्रकार के कोष्टक है, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ये जो है संकेत चिन्ह है, ये विकल्पक चिन्ह जो है ये हिंदी में प्रयुक्त होता है, और ये इतिश्री अथवा समाप्ति सूचक चिन्ह है। तो चलिए साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब मैं शुरू करता हूं कि इन विराम चिन्हों का प्रयोग हमें किस प्रकार से, किस स्थान पर, किस तरह से करना चाहिए ताकि हमारी अभिव्यक्ति जो है बोलने की अथवा लिखने की वह सरल हो, सहज हो। चलिए सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण विराम की, और पूर्ण विराम जो है वो वाक्य में सबसे ज्यादा रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम का प्रयोग आमतौर पर वाक्य के अंत में होता है, लेकिन अल्प विराम और अर्ध विराम का जो प्रयोग है वो वाक्य के मध्य में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पूर्ण विराम का एक जगह प्रयोग जो है वो वाक्यांश में भी होता है। कहां पर होगा अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। चलिए साथियों, पूर्ण विराम वाक्य अथवा एक अभिप्राय की पूर्ण समाप्ति का सूचक चिन्ह है।
या तो वाक्य, भाषा की सबसे बड़ी जो इकाई है, भाषा की सबसे बड़ी जो इकाई है वो वाक्य है। और वाक्य अथवा एक अभिप्राय, वक्ता अथवा लेखक जब अपने एक अभिप्राय को पूर्ण कर लेता है, उसके आगे हम जो है पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यह हिंदी का मौलिक चिन्ह है। तो पूर्ण अभिप्राय जो है, एक अभिप्राय की जब पूर्ण समाप्ति हो जाती है, उसका सूचक। अब आपसे यह प्रश्न किया जा सकता है कि वाक्य अथवा एक अभिप्राय की पूर्ण समाप्ति का सूचक कौन सा चिन्ह है? तो पूर्ण विराम है, यह आपको ध्यान रखना है। आपसे यदि कोई परीक्षक इस प्रकार का प्रश्न कर ले कि अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए पूर्ण विराम का होता है। अप्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? जब कोई प्रत्यक्ष नहीं है और अप्रत्यक्ष जो है, या फिर हम जिसमें आज्ञा दी जा रही है या आज्ञा सूचक जिसका उत्तर होता है, ऐसे अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। साथियों, कविता में छंद के अंत में दोहा, सोरठा और चौपाई, छंद के अंत में जो है पहली पंक्ति के अंत में एक, और छंद की जब समाप्ति हो जाती है तब दो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो वाक्य अथवा एक अभिप्राय की पूर्ण समाप्ति का सूचक जो चिन्ह आपसे कोई पूछे तो वो पूर्ण विराम है। अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो सबको ध्यान रखना है पूर्ण विराम है। आपसे यदि प्रश्न कर ले कि कविता में छंद के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वो पूर्ण विराम है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैंने एक वाक्य लिखा है कि शराब शरीर और आत्मा का नाश करती है। ये एक पूरा वाक्य है, एक अभिप्राय है, और ये पूर्ण समाप्त हो गया तो उसके आगे हमने पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस वाक्य को थोड़ा जो है ध्यान से देखें। शराब के आगे मैंने क्या लगाया है? शराब और शरीर के मध्य मुझे कुछ थोड़ा सा विराम करना था, थोड़ा सा रुकना था, इसलिए मैं शराब शरीर नहीं बोलूंगा। बोलने की लय यह होनी चाहिए कि शराब शरीर और आत्मा का नाश करती है। साथियों, बोलने की स्टाइल यह होनी चाहिए, यदि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और यदि शिक्षक के रूप में इन कक्षाओं का श्रवण कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक का उच्चारण, शिक्षक की अभिव्यक्ति, शिक्षक का जो हस्त संचालन इत्यादि जो है, और जो भंगिमाएं जिसको हम आंगिक चेष्टाएं कहते हैं, वह भी किसी अभिव्यक्ति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब आप कक्षा में जाकर के विद्यार्थी के सम्मुख, छोटे हो या बड़े, उनके सम्मुख जाकर के जब आप अपनी अभिव्यक्ति करोगे, उस वक्त आपको कितने अंगों को हिलाना है, कहां पर रुकना है, कहां पर ठहरना है, कक्षा में किस गति से आपको बात करनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर शराब शरीर के मध्य जो चिन्ह आया है, ये अल्प विराम है, और अल्प विराम का प्रयोग जो है वाक्य में सबसे कम समय के लिए रुकना होता है, तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो शराब शरीर और आत्मा का नाश करती है, यहां पर अंत में पूर्ण विराम है, बीच में अल्प विराम है। साथियों, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में भी पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। गद्य की विधाएं होती है। यदि आपसे यह प्रश्न कर ले कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में, अर्थात पूर्ण वाक्य नहीं अपितु वाक्यांश के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने अभी अभी आपको कहा कि वाक्य की समाप्ति पर होता है, लेकिन यदि कोई गद्यांश है, यदि कोई जो है गद्य की कोई भी विधा है, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो आत्मकथा हो, गद्य की जो भी विधाएं हैं, उन विधाओं में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का सजीव वर्णन किया जाना है, तो वहां पर हम वाक्यांश के अंत में भी जो है पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए, हमने हमारी एक पुस्तक में लिखा है कि गद्य की विभिन्न विधाओं में किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे मैं किसी व्यक्ति की सौंदर्य का वर्णन कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा गोरा रंग, और फिर गोरा रंग के आगे मैं फुल स्टॉप कर दूंगा, गोरा रंग। फिर मैं कहूंगा गालों पर कश्मीरी सेब सी झलक, फिर फुल स्टॉप लगा दूंगा, अर्थात जिसको पूर्ण विराम कहते हैं। नाक की सीध में ऊपर के होंठ पर मक्खी की तरह कुछ काले बाल,
फिर मैं पूर्ण विराम का प्रयोग करूंगा। सिर के बाल न अधिक बड़े न अधिक छोटे, फिर पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। कानों के पास बालों में कुछ सफेदी, फिर पूर्ण विराम। और पानीदार बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा माथा, फिर फुल स्टॉप जिसे पूर्ण विराम कह रहे हैं। बार बंद गले का लंबा कोट। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, जिन्होंने आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना लिखी, उन्होंने इस बात को कहा है कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जा सकता है। उम्मीद है पूर्ण विराम का प्रयोग हिंदी में कहां कहां पर होता है, इस बात से आप परिचित हो गए होंगे। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे बात करेंगे कि अल्प विराम का प्रयोग कहां कहां पर होता है। साथियों, इस कक्षा से आपको यह निश्चय करना है, मैं आपसे इतनी आश्वस्ति देता हूं कि मेरे मुख से कोई भी अप्रामाणिक शब्द 99% नहीं निकलता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आप इस कक्षा के बाद आपकी जिंदगी में विराम चिन्ह संबंधी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हालांकि अनंत ज्ञान है, अनंत शास्त्र है, ज्ञान की कभी समाप्ति नहीं होती, ज्ञान की कभी इतिश्री नहीं होती, लेकिन फिर भी आपकी परीक्षा के लिए जितना महत्वपूर्ण है, मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों के साथ उस बात को महत्वपूर्ण या एक जो है प्रभावशाली ढंग से मैं रखूं। साथियों, अल्प विराम जैसा कि मैंने कहा, कोमा को कहा जाता है। अल्प विराम का प्रयोग हमें कहां कहां पर करना चाहिए। पहली बात है कि दो से अधिक समान स्तरीय पद, दो से अधिक समान स्तरीय पद है, व्यधिकरण नहीं है, समान स्तरीय यदि पद है अथवा पद बंध है, संज्ञा पद बंध हो, विशेषण या क्रिया पद बंध हो या क्रिया विशेषण पद बंध हो, तो दो से अधिक समान स्तरीय पदों में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, आपसे कोई पूछे तो अल्प विराम है। इन बातों को आपको भली भांति समझना होगा। आपसे कोई पूछ ले कि दो से अधिक समान स्तरीय पदों अथवा पद, देखो ये जो चिन्ह है इसका नाम विकल्पक चिन्ह है, जो मैंने आपको बताया था, अथवा उपवाक्यों में पृथकता दर्शाने हेतु अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। फिर से पढ़ रहा हूं, दो से अधिक समान स्तरीय पदों, विकल्पक का चिन्ह है, पद बंधु अथवा उपवाक्यों में पृथकता दर्शाने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अल्प विराम। साथियों, इसका उदाहरण बिहारी, निकुंज और प्रणव पढ़ रहे हैं। जब वाक्य में एक से अधिक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है, मैंने कहा राम, श्याम, घनश्याम सब मेरे भाई हैं, तो मैं यदि लिख रहा हूं राम, श्याम, घनश्याम और बिहारी मेरे मित्र हैं, यदि मैं ऐसे बोल रहा हूं तो वाक्य अशुद्ध है, विराम चिन्हों के कारण भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये समान स्तरीय शब्द है, राम, फिर श्याम, फिर घनश्याम, लेकिन यहां पर जो और से पहले आपको अल्प विराम का प्रयोग नहीं करना है, यह आपको ध्यान रखना है। मैं यहां पर दो जगह अल्प विराम का प्रयोग करूंगा, राम, श्याम, घनश्याम और बिहारी मित्र हैं। अब साथियों, बिहारी, निकुंज और प्रणव पढ़ रहे हैं। बिहारी के आगे मैंने अल्प विराम का प्रयोग किया, लेकिन और के आगे अल्प विराम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह हमारा कौशल है। मनुष्य हर वक्त सीखता है, हर दिन सीखता है, और सीखने की भूख उसकी कभी मिटनी नहीं चाहिए। जीवन के अंदर यदि आपको शिक्षक बनना है, जीवन पर्यंत सीखने का भाव जिसके अंदर रहता है, साथियों, वही वस्तुतः शिक्षक है। एक बार सरकारी नौकरी लगने के बाद में कुछ शिक्षक जो पुस्तकों से व्यामोह हो जाते हैं, मुख मोड़ लेते हैं, वह वस्तुतः शिक्षक नहीं है, व्यवसायी है, व्यापारी हैं, जिनको अपनी जिंदगी के अंदर कोई एक स्टेज चाहिए था और उसके बाद में समाज को क्या देना है, राष्ट्र के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, विद्यार्थियों के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, उससे वह विमुख हो जाते हैं। तो आप लोगों को, जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को, आप सभी को एक संदेश है कि जीवन में शिक्षा से बड़ा कोई भी और धन मनुष्य के पास नहीं है। मैं इस बात को बहुत गहरे से मानता हूं, और मेरे जीवन में शिक्षा के अतिरिक्त मेरे पास कोई भी योग्यता नहीं है। मैं अपने जीवन में मानता हूं कि सबसे बड़ी कोई योग्यता होती है तो वह शिक्षा है, और वो कौशल किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो आपको इस छोटी छोटी बातें परीक्षा के लिए पढ़िए। मैं सदैव आपको कहता हूं कि हमें संत नहीं बनना है, आत्मज्ञान के लिए आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा के समय पढ़ते वक्त भी ये आपको ध्यान रखना है कि आपको
जीवन में जब कभी भी वाक्य लिखो, चाहे आप रफ में लिख रहे हैं, चाहे आप फेर में लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको लिखना है, ये वाक्य लिखोगे तो यहां पर आपको कोमा लगानी है, आदत डालिए। आदतें इसी प्रकार से बनती है, आदतें ही मनुष्य को बनाती हैं, आदतें ही मनुष्य को बिगाड़ती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बिहारी के और निकुंज ये क्या है? समान स्तरीय पद है, और समान स्तरीय पदों की पृथकता को दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा धनी निर्धन, निर्धनी, धनी निर्धन, निर्धनी नहीं होगा, धनी निर्धन शहरी ग्रामीण सभी को मताधिकार प्राप्त है। इस वाक्य को बहुत ध्यान से आप लोग देखिए साथियों। धनी के आगे कोमा लगाया है, निर्धन के आगे कोमा है, शहरी के आगे कोमा है, ग्रामीण के आगे कोमा नहीं है। अंतिम समान स्तरीय पद को छोड़ करके बाकी जो बचे हुए जो पद है उसके साथ हमें अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। तो धनी निर्धन शहरी ग्रामीण सभी को मताधिकार प्राप्त है। यहां पर अंत में जो है ये पूर्ण विराम है। ये वाला जो है ये अवतरण चिन्ह है, जिसका नाम उद्धरण चिन्ह है। मैंने यहां पर ये जो आपको बताया है कि अवतरण और उद्धरण, तो यहां पर ये इकहरा अवतरण है। यहां पर मुझे इस मताधिकार को परिभाषित करना था, मताधिकार के विषय में मुझे बताना था। जैसे मैंने आपसे कहा कि व्याकरण में पदार्थ के नाम को सूचित करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के दोनों ओर आपको इस प्रकार का जो चिन्ह है ये अवतरण चिन्ह है और इकहरा अवतरण है। किसी उपनाम को, जैसे मैंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह और आगे क्या लिखूंगा, दिनकर जो लिखूंगा उसके जो है ये इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग मुझे करना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार मैंने कहा कि उपवाक्यों में पृथकता दर्शाने हेतु ये दो उपवाक्य हैं। पानी हमारा जीवन है, कोमा हवा प्राण है, और अन्न हमारी सृष्टि है। मुझे इस प्रकार का वाक्य लिखना था, तो पानी हमारा जीवन है के आगे मुझे अल्प विराम लगा रहे हैं, और बोलते वक्त भी पानी हमारा जीवन है, हवा प्राण, ऐसे नहीं बोलना है। पानी हमारा जीवन है, हवा प्राण है, और अन्न सृष्टि है। तो इस तरह से आपको ये वाला जो चिन्ह है मैंने जानबूझ करके लगाया। ये जो 3 डॉट मैंने लगाए हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। वो ये जो है लोप निर्देश, जो मैं इसको कह रहा हूं, मतलब मैंने आगे लिखा नहीं है, लोप का निर्देश कर दिया है। विद्यार्थी स्वयं में इस बात को देख ले। कुछ साथियों का आग्रह है कि सर जो है स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाइए। साथियों मेरे पास जितनी भी सुविधा है, जिस रूप से, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक के पास जितनी सुविधाएं होती है, इन कक्षाओं का कोई शुल्क आपसे नहीं है, होगा भी नहीं कभी जिंदगी के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। मैं चाहता हूं कि मेरा युवा वर्ग जो है प्रेरित हो, वह जीवन के अंदर कुछ बड़ा काम करे, अपने स्वप्न को साकार करे, यही मेरा सबसे बड़ा शुल्क है। तो मेरे पास जैसी भी व्यवस्थाएं सुविधाएं जो है उसके अनुरूप में काम करता हूं, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यदि आप इसको YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो अब आप जो है मोबाइल स्क्रीन पे यदि आप देख रहे हैं तो उसको आप फुल स्क्रीन करके देखें, आपको इस समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अल्प विराम का एक तो ये हो गया, 2 से अधिक समान स्तरीय पदों, पदबंधों अथवा उपवाक्यों में पृथकता दर्शाने हेतु हमें अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। बिहारी, निकुंज और प्रणव पढ़ रहे हैं। धनी निर्धनी शहरी ग्रामीण सभी को मताधिकार प्राप्त है। मैं आपको बता चुका हूं, पानी हमारा जीवन है, हवा प्राण है, और अन्न सृष्टि है। अब ये दूसरा नियम अल्प विराम का फिर आ गया है कि वाक्य के मध्य में, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको रटना नहीं है बल्कि सीखना है। रटोगे तो भूल जाओगे, और इससे प्रेम के साथ यदि सीख लोगे तो परीक्षा में भी पास हो जाओगे, और व्यक्तित्व भी आपका जो है उन्नत होगा, विशाल होगा। वाक्य के मध्य में आना चाहिए। वाक्य के मध्य में यदि अब, तब, वह, यह, की, सो, या, तथा इत्यादि क्या है, ये संबंध सूचक योजक पदों का लोप हो अथवा अभाव, लोप या अभाव में लुप्त अव्यय से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि कोई परीक्षक आप लोगों से यही लाइन लिख करके पूछे कि वाक्य के मध्य में अब, तब, वह, यह, की, सो, या, तथा इत्यादि संबंध सूचक योजक पदों के लोप या अभाव में लुप्त अव्यय से पहले किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो अल्प विराम का प्रयोग वहां पर किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब राम आया श्याम सो रहा था, मैंने यहां पर कोमा लगाई है जिसको हम अल्प विराम कह रहे हैं। जब राम आया श्याम सो रहा था, किसका लोप हुआ है, तब का।
मैं यही कह रहा हूं कि वाक्य के मध्य में अब, तब, यह, वह, की, सो, या, तथा इत्यादि संबंध सूचक योजक पदों का लोप या अभाव हो, लोप हो अथवा अभाव हो, तो लुप्त अव्यय से पहले जो है हमें अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। इस वाक्य में जब राम आया तब शाम सो रहा था, तब का लोप कर दिया, तो मैंने बीच में अल्प विराम लगा दिया। यह आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा कि जो उपहार आपने भेजा था, आगे मैंने था के आगे जो है अल्प विराम का प्रयोग किया है, मुझे मिल गया है। किसका लोप हुआ है? वह का लोप हुआ है। इसी तरह साथियों, मैंने आपसे कहा कि शाम ने कहा कि, तो की से पहले आपको जो है, शाम ने कहा कि से पहले आपको अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार सो का प्रयोग हो गया, या का प्रयोग होगा, तथा इत्यादि, राम आएगा या शाम जाएगा, तो या से पहले यदि इसका लोप है, लुप्त है, तो वहां पर हमें अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। तो साथियों, इस तरह से ये जो अल्प विराम जो चिन्ह है उसके बारे में हमने बात करी। आइए अल्प विराम के बारे में कुछ और चीजें भी हमें जाननी चाहिए। अभिवादन जब हम करते हैं, अभिवादन के अंत में आपको अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे मित्र अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, तो साथियों ये मेरे मित्र के आगे जो है मुझे कुछ रुकना है, कुछ क्षण भर के लिए रुकना है, तो मेरे मित्र। इसी प्रकार जब हम पत्र इत्यादि लिखते हैं, चाचा जी, मामा जी, पिताजी इत्यादि को लिखते हो, तो उस अभिवादन में वहां पर अभिवादन के आगे आपको अल्प विराम अर्थात कोमा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उसके बाद में समापन, जब आप जैसे कुछ प्रार्थना पत्र इत्यादि लिखते हैं और वहां पर जैसे भवदीय लिखते हैं, तो भवदीय के आगे जो है इस प्रकार से आपको अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। हिंदी की ये पूर्णता है, ये केवल और केवल विराम चिन्ह की बात नहीं है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से यदि मैं किसी शब्द को अशुद्ध लिख रहा हूं और जो गलती मानी जाती है वही गलती विराम चिन्ह के अभाव में मानी जानी चाहिए। इसकी महत्ता को आपको समझना होगा, स्वीकारना होगा, सीखना होगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो ये जो मेरा व्याख्यान है उसको अपने साथियों तक उनकी मदद होगी, वहां तक आप इसको पहुंचाएं। तो भवदीय शब्द के आगे तो समापन। इसी प्रकार जब हम पता लिखते हैं किसी का पता, जैसे मैंने कहा, देखिए मैंने लिखा है कि 65A, तो ए के आगे जो है ये मकान नंबर है, हाउस नंबर जिससे हम कहते हैं, उसके आगे हमें कोमा लगाना। शक्ति भवन, फिर हमें अल्प विराम, जयपुर, दिल्ली, और इसके आगे जो है पूर्ण विराम का प्रयोग भी होना चाहिए। ये लेखन की सही विधि है, आपको ध्यान रखना होगा। तो अभिवादन में यदि आपसे कोई पूछ ले, अभिवादन में, समापन में, पता, दिनांक आदि में सम्मान सूचक अभिवादन के बाद में हिंदी में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं पूज्य चाचा जी, एक तो जी का प्रयोग जो है एक साथ नहीं करना चाहिए। जो शब्द है उस शब्द के आगे, क्योंकि वो सम्मान सूचक शब्द है, शब्द के साथ में शब्द की जोड़ने की परंपरा देवनागरी लिपि में नहीं है, ये आपको समझना होगा। मैंने कहा पूज्य चाचा जी, तो यहां पर चाचा जी के आगे मैं अभिवादन कर रहा हूं, अल्प विराम लगाना होगा। भवदीय समापन का सूचक है। हाँ, जब दिनांक लिखते हैं, जैसे आज की दिनांक है 28 जनवरी 2021, तो 28 जनवरी लिख करके और उसके आगे जो है ये अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, फिर 2021 और आगे फुल स्टॉप का, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। एक पढ़ा लिखा आदमी किस प्रकार से लिखता है, ये योग्यता विराम चिन्हों के माध्यम से ही आ सकती है। इसलिए मैंने कहा था कि यह हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकरण है, जिसे हमें हृदय से स्वीकार करना चाहिए। जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बिंदु को इस परीक्षा में सम्मिलित किया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि विराम चिन्ह एक बहुत बड़ी महती आवश्यकता है भाषा की। भाषा के साधक को उसे जानना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना और सिखाना चाहिए। अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि में सम्मान सूचक अभिवादन के बाद में अल्प विराम का प्रयोग होना चाहिए। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आपसे कोई यह कहता है कि उद्धरण से पहले हिंदी में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उद्धरण से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा, अब कहा के आगे आपको ये अल्प विराम, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता, अब यहां पर जो है ये उद्धरण चिन्ह है, और उद्धरण में भी दोहरा उद्धरण चिन्ह है। पूरा वाक्य नहीं लिख रहा हूं, समझ लेना।
मैं ये कह रहा हूं कि उद्धरण से पहले हमें अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। इस बात को आपको जानना है। जैसे मैंने बोला, रमेश बोला पृथ्वी गोल है। अब रमेश ने नहीं बोला था पृथ्वी गोल, तो किसी और ने बोला था। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि किसी का भी उद्धरण जब हम देते हैं, कोटेशन जब हम देते हैं, उद्धरण में तो ये चिन्ह आ जाता है जिसको मैंने आपको सिखाया था, ये दोहरा अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। लेकिन अवतरण या उद्धरण चिन्ह देने से पहले आपको अल्प विराम का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है साथियों। ये और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें जाननी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे इनको मिटा रहा हूं। अब देखिए, मैंने आपको कहा उद्धरण से पहले कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा, तो अल्पविराम का होगा। इसी प्रकार दो शब्द युग्म, ये ध्यान रखना, एक साथ आने पर अंतिम शब्द युग्म के अतिरिक्त शेष रहे शब्द युग्म के मध्य अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा कि जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश मिलता रहता है। अब यहां पर ये जो वाक्य हैं, ये वाक्य साथियों, यदि मैं देखूं तो संरचनात्मक दृष्टि से ठीक है, लेकिन विराम चिन्ह के सम्यक प्रयोग न होने के कारण ये वाक्य व्याकरणात्मक दृष्टि से असंगत हो गया, अशुद्ध हो गया। अब देखिए, मैंने कहा कि जीवन में सुख दुख हानि लाभ, तो यहां पर आपको क्या करना था, वस्तुतः आपको सुख दुख के आगे अल्पविराम, हानि लाभ के आगे अल्पविराम, लेकिन यश अपयश के आगे अल्पविराम नहीं लगाना है। ये अब पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि दो शब्द युग्म एक साथ आने पर अंतिम शब्द युग्म के अतिरिक्त, अंतिम शब्द युग्म 3 शब्द युग्म है, सुख दुख हानि लाभ यश अपयश। तो यहां पर अंतिम शब्द युग्म के अतिरिक्त जो शेष रहे शब्द युग्म है, उसके मध्य आपको अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद है अल्प विराम के बारे में अब जीवन में आपको आगे किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होने वाली है। प्रश्न किस प्रकार से आएंगे इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। मैं इसको मिटा रहा हूं साथियों। इसके बाद में देखें अर्ध विराम। देखिए, मैंने जैसा कि बताया, ये पूर्ण विराम है, ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, ये विस्मय सूचक है, ये प्रश्न सूचक है, ये जो है ये त्रुटि अथवा हंस सूचक है, ये एक और बीच में शायद उधर हम रह गए हैं, ये उप विराम का चिन्ह है। चलिए उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अर्ध विराम कैसा होता है आप जानते हैं, ऊपर एक जो पॉइंट होता है और नीचे कोमा का प्रयोग होता है, तो वो अर्ध विराम है। अर्ध विराम के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब अल्प विराम से कुछ ज्यादा और पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने की आवश्यकता हो, उस वक्त वाक्य के मध्य में अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। तो ये दो वाक्य थे। अब इनके मध्य मुझे अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना था। मैंने कहा आलस्य मनुष्य का शत्रु है, यहां पर ये आपको चिन्ह देख रहे हैं, अर्ध विराम है, इससे दूर रहो। तो साथियों यहां पर अर्ध विराम का प्रयोग होगा। दूसरा ये सिद्धांत है अर्ध विराम का कि यदि खंड वाक्य का आरंभ, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। यदि खंड वाक्य का आरंभ, मेरा कहने का मंतव्य तात्पर्य यह है कि जितने भी हमारे जो सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, सरल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, संयुक्त और मिश्र वाक्य वस्तुतः जो है और संयुक्त वाक्य जो है, उनके खंड वाक्य जिसमें हम एक आधार वाक्य, आश्रित वाक्य जिसको कहते हैं, खंड वाक्य का आरंभ यदि वरन शब्द से हो, किंतु से हो, परंतु से हो, क्योंकि, इसलिए, तो भी इत्यादि से हो, तो वहां पर हमें अर्ध विराम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है, मैं आज अवश्य आता, यहां पर किंतु है, किंतु से पहले मुझे अर्ध विराम का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे ये पूछता है कि हिंदी के वाक्यों में वरन, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, तो भी इत्यादि से पहले किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, तो अर्ध विराम का प्रयोग आपको करना है। मैंने कहा विरोध, तो मैंने अब दूसरा वाक्य एक और लिखा है कि मैंने उसे बार बार कहा, अर्ध विराम, परंतु वह नहीं रुका। तो परंतु से पहले, किंतु से पहले, वरन से पहले, लेकिन से पहले, क्योंकि से पहले, इसलिए से पहले, तो भी से पहले
अर्धविराम का प्रयोग करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आरंभ से लेकर के अंत तक हम लोगों ने यह ध्यान रखा है कि हिंदी व्याकरण माला में विराम चिन्हों की दृष्टि से कुछ स्तरीकरण किया जाए, और यह बहुत आवश्यक है। हिंदी की दृष्टि से हमें किसी एक मानक बात पर रुकना होगा। मैं मानता हूं कि अभी भी विराम चिन्ह को लेकर के कुछ विद्वानों में मतभेद है, लेकिन उस मतभेद को मैं आपको सुना करके आपको संदेह में डालना नहीं चाहता। उम्मीद है जो पढ़ा रहा हूं यहां से परीक्षा में आपके आ जाएगा। तो साथियों, अब देखिए अर्धविराम की बात होगी। दूसरा, पहला की हो गया कि दो जैसे समान वाक्य हैं, इस जो है इसको आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। यदि खंड वाक्य का आरंभ वरन, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, तो भी से हो रहा है तो उससे पहले अर्धविराम का प्रयोग होना चाहिए। फिर आगे एक नियम और आया है कि विरोधपूर्ण कथनों को अलग करने के लिए हमें अर्धविराम का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपसे परीक्षक पूछता है कि हिंदी में विरोधपूर्ण कथनों को अलग करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा गांधी जी नहीं रहे, यहां पर मैंने ये अर्धविराम का प्रयोग किया है, और आगे मैं कहूंगा वे अमर हो गए। नहीं रहे इसका मतलब मर गए, तो अमर कैसे हो गए? विरोधपूर्ण वाक्य है, वे अमर हो गए, लेकिन लाक्षणिक दृष्टि से कहा गया अमर हो गए के आगे पूर्ण विराम है, इससे पहले मैंने अर्धविराम का प्रयोग किया है। साथियों, निरंतर आने वाले पदबंधों के मध्य जो है, निरंतर आने वाले जो पदबंध है उनके मध्य भी अर्धविराम का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। निरंतर आने वाले कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रातःकाल के शीतल कोमा मन कोमा सुगंधित समीर के झोंकों से कलियां खिलखिला उठती हैं। ये हिंदी व्याकरण माला का वाक्य है जो मैं पढ़ रहा हूं। खिलखिला उठती है, फिर मैंने अर्धविराम का प्रयोग किया है खिलखिला उठती है के आगे, और फिर रात की नींद का आनंद लेकर जीव जगत पूर्व दिन का क्लेश भूल जाता है, फिर अर्धविराम है। धीरे धीरे बाल अरुण अंधकार रूपी राक्षस को लील जाता है, अंत में पूर्ण विराम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निरंतर आने वाले जो पदबंध है उसके मध्य भी हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? अर्धविराम का प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो अभी तक हमने 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है, बाकी बहुत सरल सीधी सीधी बातें हैं। अब हम बहुत थोड़ा जो है जल्दी इन बातों को करेंगे। 3 चिन्ह मैं मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो भाषिक दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी के किसी भी विद्यार्थी को, शिक्षक को जानना चाहिए, इसलिए विस्तार से मैंने बात करी। पूर्ण विराम, अल्पविराम, अर्धविराम। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसा कि हम जानते हैं ये है, ये सबसे सरल है। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि वाक्य में कौन, कब, कितना, कैसे, किस प्रकार से, किस तरह से, किस लिए इसका प्रयोग हो। कौन, क्या, कब, कितना, कैसे। देखो ये लोक निर्देश चिन्ह है, 3 चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब आगे मैंने लिखना नहीं चाह रहा था। तो यहां जब इन कौन, का, क्या, कब, कितना, कैसे, किस लिए इत्यादि प्रश्न सूचक अव्ययों से, प्रश्न सूचक अव्ययों से या सर्वनाम से जब प्रश्नता का बोध हो, जब प्रश्न का बोध हो, तभी प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसका प्रयोग भी वाक्य के अंत में होता है। जैसे पूर्ण विराम का प्रयोग भी वाक्य के अंत में होता है, उसी प्रकार प्रश्न सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग भी वाक्य के अंत में होता है। तो यहां पर जैसे मैंने कहा आप क्या पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आपको उत्तर देना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है ये प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया, लेकिन वहां पर मैंने आपको कहा कि कौन, क्या, कब, कितना, कैसे इत्यादि प्रश्न सूचक अव्ययों से प्रश्न का बोध होना चाहिए, तभी प्रश्न सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि मैं क्या बताऊं, तो मैं क्या बताऊं कि आगे आपको अल्पविराम का प्रयोग करना चाहिए। श्रीमान, मैं क्या बताऊं श्रीमान, तो यहां पर जो क्या का प्रयोग है इससे प्रश्न का बोध नहीं हो रहा, इसलिए यहां पर हमें प्रश्न सूचक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत सरल सा विराम चिन्ह है जिसके बारे में हमने बात करी। आइए आगे हम बात करते हैं विस्मयादिबोधक। ये बहुत सरल है। जब मैंने आपको वाक्य संरचना पढ़ाई थी उसमें भी मैंने इसको विस्तार से बता दिया, इसलिए मैं यहां पर संक्षिप्त रूप से बताऊंगा कि विस्मयादिबोधक, जिसे आश्चर्य सूचक चिन्ह भी कहा जाता है, इसका प्रयोग विस्मय, हर्ष, विषाद, शोक, सुख, दुख, आश्चर्य को अभिव्यक्त करने में किया जाता है।
उस आश्चर्य सूचक, क्रोध सूचक, अहंकार सूचक, घृणा सूचक शब्द जो है उसके आगे इसका प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह जैसा कि हम जानते हैं ये पूर्ण विराम है और इसके नीचे एक पॉइंटर बना देते हैं। ये शब्द आप लोग जानते हैं, वाह क्या बात है, तो आनंद है, उमंग है, उल्लास है, तो वाह के आगे छी छी, तो इस तरह से ये होता है। हाय हाय वो नहीं रहा, शाबाश आप जीत गए, तो यहां पर एक तरह से आश्चर्य है, खुशी है। यहां पर जो है जो आश्चर्य हो गया, ऐसा हो गया। इसी प्रकार मैंने कहा अच्छा वो नहीं रहे, अच्छा वो नहीं रहे, तो यहां पर अच्छा ये आश्चर्य सूचक है, तो वहां पर हमें विस्मयादिबोधक का प्रयोग करना चाहिए। साथियों विस्मय की अधिकता को दर्शाने के लिए, विस्मय की अधिकता को दर्शाने के लिए कई बार आपने देखा होगा कि वहां पर 1, 2 और 3 इस प्रकार का प्रयोग भी किया जाता है। ये संस्कृत की चाल से हिंदी में है। जैसे मैंने कहा वाह, तो वाह के आगे मैंने ऐसे लगा दिया और फिर मैंने कहा, फिर मैंने एक लिखा वाह और फिर मैंने लिखा वाह वाह वाह। इस प्रकार से अतिशय दर्शाने के लिए, विस्मय की अधिकता को दर्शाने के लिए हम जो है इन चिन्हों की पुनरावृत्ति भी कर देते हैं। तो ये था आपका विस्मय सूचक चिन्ह, इसको मैं मिटा रहा हूं। उसके बाद में साथियों आगे का जो चिन्ह है उसकी बात करेंगे, निर्देशक चिन्ह। ये बहुत महत्वपूर्ण है, निर्देशक चिन्ह और ये योजक चिन्ह। देखो छोटा वाला जिसे हम हाइफन कहते हैं और ये जो है वो डैश है, जिसे हमें निर्देशक चिन्ह कहना चाहिए और हाइफन को हमें योजक चिन्ह कहना चाहिए। देखो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहां करना चाहिए यह आपको ध्यान रखना है, जहां उदाहरण देना हो, जहां किसी बात का उदाहरण देना हो। जैसे मैंने कहा इसी समय आवाज आई, फिर मैं यहां पर ये निर्देशक चिन्ह लगाऊंगा, रास्ता छोड़ो। इसी समय आवाज आई, रास्ता छोड़ो। वार्तालाप में वक्ता के नाम के बाद, जैसे मैंने कहा शिमला, शिमला शिमला, आप कश्मीर कब गई, तो शिमला के आगे में ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करूंगा, योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। हिंदी में सर्वाधिक अशुद्धियां करने वाले ये चिन्ह है निर्देशक और योजक जो चिन्ह है, जिसको हम डैश और हाइफन कहते हैं, इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैंने यदि आपसे कहा कि यथा, जैसे, उदाहरणार्थ, हम जैसे कहते हैं कि संज्ञा 3 प्रकार की हैं, या मैंने और कोई इस प्रकार का दिया, मैंने कहा यथा, तो यथा के आगे ये नहीं लगाना है आपको, यथा के आगे ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग आपको करना है। इसी प्रकार मैंने कहा जैसे, तो जैसे जब हम स्पष्टीकरण करते हैं तो वहां पर हमें निर्देशक का होगा। मैंने कहा उदाहरणार्थ, जब हम किसी कथन को बोल करके उदाहरणार्थ जहां पर प्रयुक्त करते हैं वहां पर भी आपको निर्देशक का प्रयोग करना चाहिए। साथियों योजक चिन्ह जो है, योजक चिन्ह का प्रयोग, ये छोटा वाला योजक चिन्ह है जैसा कि बताया, और बड़ा वाला जो है ये बड़ा है, ये छोटा योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का प्रयोग हमें कहां करना चाहिए, द्वंद्व समास के जो पद हैं उसमें यदि संधि नहीं हो रही है तो द्वंद्व समास के जितने भी समस्त पद हैं उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हमें करना चाहिए। युग्म शब्द है, जो शब्द युग्म जो आप पढ़ते हो उसके बीच में भी आपको जो है योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। सहचर शब्द जो साथ साथ चलते हैं, मैंने कहा रात दिन, माता पिता, इस प्रकार संज्ञा की आवृत्ति हुई, तो मैंने कहा बात बात पर रूठ जाता है, बात बात पर, तो बात बात पर रूठ जाता है, रूठ जाता है। ये जो वाक्य है, इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है, लेकिन यहां पर ये बीच में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। मैंने कहा कि पहले पहले मैं ऐसा जानता था, तो पहले पहले के बीच में, इसी प्रकार मैंने कहा बार बार, यहां पर कुछ लोग बात करके इस प्रकार करके और फिर आगे 2 का चिन्ह लगा देते हैं। आधुनिक हिंदी में इस 2 के चिन्ह को अस्वीकार कर दिया गया है, अब इसको स्वीकारोक्ति नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है, योजक चिन्ह का प्रयोग ही करना चाहिए। इसी प्रकार विलोम शब्द जो है, विलोम शब्दों में भी हमें योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी शब्द के बीच में यदि कोई अर्थ की भ्रांति हो, जैसे मैंने कहा भूतत्व, यदि मैंने ऐसा बोल दिया तो ये गड़बड़ है। यहां पर देखो, यहां पर मैंने बोला है भू और तत्व, भू का तत्व, यहां पर मुझे ये भूतत्व, भूत का भाव है, और ये भू तत्व, भू भूमि को कहते हैं, उसका जो तत्व है वो भू तत्व है। इस प्रकार या संबंध तत्पुरुष में जहां पर अर्थ की भ्रांति हो सकती है वहां पर हमें इस योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। तो साथियों ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, बाकी के चिन्ह के बारे में आपको बता चुका हूं।
उपविराम, एक चिन्ह होता है उपविराम। उपविराम जो है उसका चिन्ह जो है आपको ध्यान रखना है। देखो ये ऐसे होता है विसर्ग की भांति, लेकिन विसर्ग तो कहां लगता है, जैसे मैंने बोला अतः, जैसे मैंने बोला दुख, मैंने बोला प्रातः, इस प्रकार जो है विसर्ग का प्रयोग होता है। लेकिन इसका प्रयोग वाक्य में मूल बात को लिखने से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा चंद 3 है, चंद 3 है। अब इसमें यहां पर नहीं लगाना है, थोड़ा सा स्पेस देते हुए यहां पर आपको इसका प्रयोग करना है। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि इस विषय में सुझाव निम्नांकित है, इस विषय में सुझाव निम्नांकित है, तो है के जस्ट बाद नहीं लगाना है, यहां पर लगाना है। ये आपको स्पेस आपको देना आना चाहिए, तो इसे हम उपविराम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों इसके आगे निर्देशक चिन्ह की बात हो गई, योजक चिन्ह की बात हो गई। एक चिन्ह जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, ये रहा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग कहां होना चाहिए, जहां पर कोई बड़ी बात और प्रसिद्ध बात को जब हमें संक्षिप्त रूप से कहना हो तो वहां पर हमें लाघव चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम प के ऊपर इस तरह से लिखते हैं, तो पंडित का जो संक्षिप्त रूप है, संक्षेपण चिन्ह भी इसीलिए इसका नाम है पंडित है। इसी प्रकार ड के आगे इस प्रकार डॉक्टर कर देते हैं। इसी प्रकार बी सी इस प्रकार जो हम लिखते हैं, तो यहां पर हमें इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। इसी प्रकार आप लोग जानते होंगे स्व के आगे यहां पर ऐसे लगा देते हैं तो ये स्वर्गीय हो जाता है। इसी प्रकार इंजीनियर लिखते हैं तो इंजीनियर ऐसे करके और यहां इस तरह से लिख देते हैं। चिकित्सक के लिए ची लिख करके इस तरह से लिख देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ तो संयुक्त राष्ट्र और संघ, लेकिन ध्यान आपको ये रखना चाहिए कि ये प्रसिद्ध होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी भी व्यक्ति के लिए आप कर दो, जिसको दुनिया जानती है उसी रूप में आपको करना चाहिए। जैसे मैंने कहा पाठ्यक्रम मूल्यांकन समिति, तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन समिति। इसी प्रकार इसका बहुत एक सुंदर उदाहरण है, कृपया पृष्ठ उल्टें, तो तो कृपया पृष्ठ उल्टें। ये लाघव चिन्ह का प्रयोग भी हमारे हिंदी में होता है। इसी प्रकार अवतरण या उद्धरण चिन्ह जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। साथियों एक चिन्ह है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण अथवा जिसका नाम उद्धरण चिन्ह है, ये एक तो होता है इकहरा। इकहरा जो है उसमें आपको ध्यान रखना है, ये इकहरा है। और एक होता है दुहरा, जहां पर ये आपको मैं बता चुका हूं, सीधा 6 और ये जो 9 इस प्रकार यहां बीच में। अब इकहरा का प्रयोग कहां होता है, किसी का उपनाम है यदि हमें बताना हो, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी प्रकार मोहनदास करमचंद गांधी, आपको उपनाम के रूप में आपको किसी को बताना हो तो वहां पर इकहरा जो है अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी के उपनाम, किसी लेख, कविता, समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय भी हमें इकहरा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने कहा गीता एक धार्मिक पुस्तक है, इसको मौज करना, गीता एक धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है। इसी प्रकार मैंने कह दिया कि व्याकरण में पदार्थ के विषय में विधान किए जाने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। पदार्थ के विषय में विधान करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो जब मुझे किसी को इस प्रकार से स्पेशल रूप से, विशेष रूप से बताना हो, इकहरा अवतरण उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। कई बार अवतरण की जगह उद्धरण चिन्ह पूछ लेते हैं, तो ये बार बार मैं आपको कह रहा हूं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथियों दोहरा रूप का प्रयोग किसी वक्ता या लेखक का जो कथन है उसको हूबहू जब हमें लिखने की आवश्यकता हो तब हमें जो है दोहरा, इस प्रकार ये दोहरा जो चिन्ह है अवतरण चिन्ह, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने कहा गीता का कर्म है, गीता का वचन है, गीता का वचन है, गीता का वचन है, वचन है। पहले जो अल्पविराम का प्रयोग करूंगा और फिर जो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमा संगास्तु कर्मणि, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, कोमा, जिसे अल्पविराम कह रहे हैं, और क्या कहा है, कोई भी बात, जैसे स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में
घी का काम करते हैं। ये प्रेमचंद का एक मुख्य कोटेशन था, उसको मुझे यदि हुबहू उद्धृत करना हो तो वहां पर मुझे दोहरा अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी में एक विराम चिन्ह जिसे हम बोलते हैं कोष्टक, तो कोष्टक का प्रयोग जो है आपको ध्यान रखना है कि कोष्टक का प्रयोग जो है किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि मैं अनवर्त, अब अनवर्त का अर्थ यदि आप बताना चाहते हैं तो निरंतर पढ़ता रहा, इस प्रकार रहा हूं, इस प्रकार आपको अनवर्त का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आपको उसको प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि में जब पात्र जो है, जैसे मैंने कहा कि शकुंतला ने, फिर कोष्टक में लिखूंगा छोटे कोष्टक में, ये 3 कोष्टक मैंने आपको बता दिया, ये छोटा कोष्टक है, ये इस प्रकार कुछ मुझे बनाना नहीं आता, ये मजला है, और ये वाला जो है वो बड़ा कोष्टक है। छोटे कोष्टक का प्रयोग किसी बात को और स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। देवनागरी में इसी का प्रयोग सर्वाधिक होता है। जैसे मैंने कहा शकुंतला ने, फिर मैं कोष्टक में लिखूंगा अपना माथा ठोकते हुए ऐसा कहा, अपना माथा ठोकते हुए, कोष्टक बंद करूंगा, दुष्यंत को यूं कहा। तो साथियों ये जो जिसको हम छोटा कोष्टक कहते हैं उसका प्रयोग किसी बात को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार त्रुटिपूर्वक या हंस पद जिसको हम कहते हैं, ये एक और समझ लेते हैं, त्रुटिपूरक या हंस पद, त्रुटिपूरक अथवा जिसका नाम हंस पद है, तो ये किस प्रकार से है, इस प्रकार से या इस प्रकार, दोनों का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा मैं आज जाऊंगा, अब यहां पर मैं भूल गया, छूट गया, तो मैं यहां इस तरह से ऐसे लिखूंगा और लिखूंगा जयपुर, दिल्ली, कहीं भी। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब वाक्य लिखते समय कुछ ऐसा पद छूट जाए जो वाक्य में आना आवश्यक था परंतु वह उस वाक्य में नहीं लिखा गया है, उसको लिखने के लिए इस त्रुटिपूरक अथवा हंस पद जिसे हम कहते हैं उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। इसी प्रकार एक विवरण चिन्ह है, जो ये जो है मैंने बता दिया कोलन, जिसे हम उप विराम कहते हैं, उसके आगे निर्देशक अर्थात देश का प्रयोग किया जाता है। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो, उसके संबंध में कुछ विस्तार से बताना हो, तब हमें विवरण चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। आप लोगों जैसे प्रार्थना पत्र लिखते हैं उसमें नीचे लिखते हैं द्वारा, तो द्वारा के आगे इस प्रकार लिखना है। इसी प्रकार जब मैंने लिखा विषय लिखा प्रार्थना पत्र में, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। कोई परिभाषा हम जब लिखते हैं, मैंने कहा संज्ञा के 3 प्रकार हैं, संज्ञा के 3 प्रकार इस प्रकार हैं, तो वहां पर मुझे इस प्रकार के विवरण चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार कोई बात जब पूर्णतः समाप्त हो जाती है, इतिश्री या समाप्ति सूचक जो चिन्ह है उसका प्रयोग हमें जो है मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से 3 जो है इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। एक चिन्ह और रह रहा है जिसका नाम है इस प्रकार, जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं अनुवृत्ति चिन्ह। अनुवृत्ति का मतलब यह है कि ऊपर की पंक्ति में लिखा हुआ शब्द यदि उसी रूप में हमें लिखना हो तो उस शब्द को लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अब मैं दूसरी लाइन में लिख रहा हूं आचार्य हजारी, फिर प्रसाद मुझे लिखना नहीं है, द्विवेदी, तो ये जो चिन्ह है इसी का नाम अनुवृत्ति चिन्ह है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अनु अर्थात पीछे, ऊपर वाली पंक्ति के पीछे उसी रूप में जब आपको बात कहनी होती है तब अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। साथियों ये आज की कक्षा थी। मैंने मेरी तरफ से पूरे प्रयास से, पूरे मनोयोग से आप लोगों के साथ में जो भी मेरे पास था और जितना जरूरी था, जितना आवश्यक था, उसके बारे में मैंने बात करी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जाते जाते ये ध्यान रखें, ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, ये पूर्ण विराम है, ये प्रश्नवाचक है, ये विस्मय सूचक है, ये निर्देशक है, ये योजक है, ये उद्धरण या अवतरण चिन्ह है, इकारा और दोहरा, ये लाघव चिन्ह है, ये त्रुटिपूर्वक हंस पद है, ये लोप निर्देश है, ये विवरण चिन्ह है, ये समता सूचक है और ये अनुवृत्ति चिन्ह है। मेरी खूब शुभकामनाएं। खूब आनंद के साथ पढ़ें, मजे के साथ पढ़ें, शिक्षा से प्रेम करें। मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है और मनुष्य जन्म के साथ में यदि आपको शिक्षा भी मिलती है और शिक्षा प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है। हंसते हंसते कीजिए अपने साथियों के साथ। यदि आपको ये कक्षा अच्छी लगी है तो अवश्य शेयर करें, साझा करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।